हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज हम किसके बारे में जानेंगे? बाजार में एक कमीज को कैसे खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है, कैसे ये बनती है। तो हम शुरू करते हैं। बाजार में एक कमीज की कहानी बताता है कि यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर खत्म हो जाती है। बाजारों की श्रृंखला कपास उगाने वाले को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा होता है। क्या इससे आपको बराबर लाभ होता है या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है? तो हम बात करते हैं एक किसान की। उस किसान कहाँ रहता है? वो तो कुरनुल कुरनुल में कपास उगाने वाली एक किसान है जिसका नाम क्या है? स्वप्ना है। क्या नाम है जिसका? स्वप्ना। यह एक किसान है और कुरनुल पड़ेगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ेगा? आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। एक छोटी सी किसान है, अपने छोटे से खेत में कपास उगाती है। कपास के पौधे पर आए डोडे, कपास का पेड़ होता है, उसके ऊपर क्या डोडे आते हैं, जैसे फूल होता है ना, ऐसे ही डोडे पक रहे हैं और उसमें से कुछ चटक भी चुके हैं, क्योंकि डोडे चटकने के बाद ही कपास उसमें से निकाला जाता है। इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। डोडे जिनमें रुई भी भरी है एक साथ चटक कर नहीं खुलते हैं। देखो, जो कपास के पौधे होते हैं उनके डोडे एक साथ चटक कर नहीं खुलते। जैसे धान एक बार में सारा पक जाता है, लेकिन कपास के पौधे क्या, उनके डोडे समय समय पे कुछ आज फूट गए, कुछ कल फूटे, कुछ परसों फूटे, ऐसे ही। और फिर उनको डेली उनसे रुई कलेक्ट करनी पड़ती है। तो स्वप्ना रुई कलेक्ट करने में व्यस्त है। डोडे जिनमें रुई भरी है एक साथ चटक होकर नहीं खुलते, इसलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिनों तक का समय लगता है। भाई, कई दिन लग जाते हैं रुई इकट्ठा करने में, क्योंकि उनके डोडे एक साथ नहीं फूटते हैं। समय समय पर फूटते, कुछ आज फूट गए, कुछ कल, ऐसे ही कई समय लग जाता है उसको, कई दिन लग जाते हैं। रुई एकत्र हो जाने के बाद स्वप्ना उसे अपने पति के साथ कुरनुल के कपास बाजार में ना ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। उसका कारण है व्यापारी के पास ले जाने का, क्योंकि फसल की बोनी शुरू करने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए क्या है, बहुत ऊंची ब्याज दर पर 2500 रुपए, कितने, 2500 रुपए कर्ज पर लिए थे। और उस समय स्थानीय व्यापारी ने स्वप्ना को एक ही शर्त पर मानने के लिए सहमत किया था। क्या? कि उसने स्वप्ना से वादा करवाया था कि अपनी सारी रुई उसे ही बेचेगी। किसको? व्यापारी को ही बेचेगी जो कर्ज दे रहा है। वो अपनी सारी रुई लाकर उसी को बेचेगी, इसी शर्त पे वह आपको कर्ज देगा। तो इसी शर्त पे उसने कर्ज लिया। कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि। इस पर किसान को काफी व्यय करना पड़ता है। प्रायः छोटे किसानों को इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। व्यापारियों के परिसर में उनके 2 आदमी रुई के बोरे तोलते हैं। भाई, रुई के बोरे, जब रुई इकट्ठा हुई तो व्यापारी के पास ले गया, व्यापारी के पास ले गए तो उसका वेट किया गया। व्यापारी ने दिए हुए ऋण में से ब्याज के 3000 रुपए काट लिए और स्वप्ना को 3000 रुपए दे दिए। क्यों? क्योंकि 1500 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से रुई 6000 रुपए की हुई। भाई, 2 बोरे थे, 1500 रुपए कुंटल के हिसाब से 2 बोरी के 6000 रुपए हो गए। तो उसने 3000 रुपए क्या किए, ऋण और ब्याज के काट लिए और 3000 रुपए स्वप्ना को दे दिए। स्वप्ना बोली केवल 3000 रुपए ही? व्यापारी बोला रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आ गई है स्वप्ना, इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक की जीत तोड़ मेहनत की है, और आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ सुथरी है। इस बारे में बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी, इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी। आप देखिए तो सही। व्यापारी बोला, अम्मा मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूं, दूसरे व्यापारी इतनी
भी नहीं देंगे, दूसरे व्यापारी इतनी भी नहीं देंगे। उसकी मजबूरी है भाई उसके पास देना, क्योंकि उसने उससे कर्ज ही इसी शर्त पर दिया था। आपको मेरा विश्वास ना हो तो कुरनूल के बाजार में जाकर आप क्या करें, पता लगा के आ जाओ कि भाई क्या रेट देखो बिक रहा है। स्वप्ना, नाराज ना हो मान्यवर, क्या कहती है स्वप्ना, नाराज ना हो मान्यवर, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ। मैंने तो केवल उम्मीद की थी कि इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीने का गुजारा चल जाएगा। यद्यपि स्वप्ना स्वप्ना जानती थी कि कपास से कम 1800 रुपये प्रति क्विंटल में बिकेगी, लेकिन वह आगे बहस नहीं करती। व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है भाई, जो वो व्यापारी है गांव का शक्तिशाली आदमी है, और किसानों को कर्ज के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है, ना कि केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे बीमारी, बच्चों के स्कूल की फीस आदि। फिर वर्ष में ऐसा समय भी आता है जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता और उनकी कोई आय भी नहीं होती। उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है। कपास की पैदावार करके भी स्वप्ना की आय उस आय से बस थोड़ी सी ही ज्यादा है जो मजदूरी करके वह कमा लेती। समझ पाए आप इस बात को। अब हम बात करते हैं किसकी, इरोड़ का बाजार। इरोड़, इरोड़ का बाजार देखो तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है ना। और तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड़ का बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के लोग गांव में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। उनके द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आता है। बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं। बाजार के पास ही कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिण भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। बहुत बड़ा बाजार है भाई, संसार का बहुत बड़ा बाजार है। दक्षिण भारत के शहरों से भी अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने के लिए आते हैं। इतना बड़ा बाजार है ये। बाजार के दिनों में आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर लाते हैं। व्यापारी ऑर्डर देते हैं, उनके ऑर्डर के अनुसार भी कपड़ा बनाकर लाते हैं। ऐसे भी बुनकर भी मिलेंगे आपको। ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निवेश देते हैं। सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि इस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना है। सूत खरीदा और बुनकरों को निर्देश दे दिया, भाई इस प्रकार का कपड़ा आपको बना के हमें देना है। तो ये कार्य होता कैसे है, ये व्यवस्था कैसे होती है, कैसे किया जाता है, तो इसको जानते हैं। देखिए दादन व्यवस्था क्या होती है। दादन व्यवस्था, दादन व्यवस्था बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम को क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। काम को बांट देते हैं, भाई ये काम आपने करना है, ये काम आपने करना है और ये काम आपने करना है। बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। सूत लिया बुनकर व्यापारी से और उनको तैयार कपड़ा दिया। इस व्यवस्था में बुनकरों को स्पष्टतया 2 लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता, साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना कपड़ा बनाना है। प्रारंभ में ही उनको पता चल जाता है, प्रारंभ में, स्टार्टिंग में ही। भाई कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व बन जाता है। कैसे, वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत ही कम मूल्य देते हैं, थोड़ा सा मूल्य देते हैं। बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वह किस कीमत पर बेचा जाएगा। उनको पता ही नहीं होता है। भाई उनको तो क्या है, वे ऑर्डर मिला और कपड़ा बनाया और दे दिया, उसके लिए उन्हें बहुत कम मूल्य मिलता है, पैसे भी बहुत कम मिलते हैं। लेकिन उनको यही नहीं पता होता कि
बुनकरों के पास ये जानने के लिए कोई साधन ही नहीं है, ना ही उनको पता है इस बात का कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वह किस कीमत पर बिकेगा, उनको नहीं मालूम है। उनको तो बस थोड़ी सी कीमत मिल गई और काम खत्म। ये सिस्टम चलता है भाई। कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने के, वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। किसको बेचते हैं? कारखानों को बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है। व्यापार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है। एक करघे का मूल्य 20,000 रुपये होता है। करघा, करघे क्या होते हैं भाई? ये मशीन होती है कपड़ा बनाने की ना, ये करघे। 20,000 रुपये का मूल्य होता है इसका। और इसलिए छोटे बुनकरों को भी 2 करघों के लिए लगभग 40,000 रुपये का निवेश करना पड़ता है। इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जाता। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य द्वारा वे महीने में लगभग 3,500 रुपये ही कमा पाते हैं। कितने? 3,500 रुपये ही कमा पाते हैं। व्यापारी और बुनकरों के बीच की यह व्यवस्था दादन व्यवस्था, क्या? दादन व्यवस्था, पुटिंग आउट सिस्टम, पुटिंग आउट सिस्टम एक उदाहरण है। यहां व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है। कच्चा माल देता है और तैयार माल प्राप्त होता है, उससे क्या बोलते हैं? पुटिंग आउट सिस्टम, दादन व्यवस्था। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है। कपड़ा उद्योग में यह व्यवस्था जो है प्रचलित है। दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना, देखो दिल्ली, दिल्ली अभी दूर है, जाना भी जरूर है। कितने पैसे लोगे पता नहीं। दिल्ली, दिल्ली है भाई दिल वालों की। दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का क्या है? कारखाना है। इरोड़ का व्यापारी, कहां का? इरोड़ लिखा है मैंने कहीं, ये लिखा है देखो, इरोड़। इरोड़ का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने को बेचता है। ये इरोड़ का जो व्यापार, एक इरोड़ बाजार है ना, इसका एक व्यापारी है। वो व्यापारी क्या करता है? बुनकरों से कपड़ा खरीद लिया, उनको ऑर्डर से भी ले लिया भाई, सूत दिया और कपड़ा जो ऑर्डर पे बनवा लिया। और ये किसको बेचता है? इरोड़ का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा, जो बुनकर निर्मित करते हैं कपड़ा। थर्ड पार्टी हो गई भाई ये। पहली पार्टी कौन सी होगी? बुनकर हो गए। बुनकरों ने क्या किया? कुछ ने सूत लिया और कपड़ा उसके अकॉर्डिंग बनाकर दे दिया, ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर दे दिया। और उनको पता ही नहीं है वो कहाँ बिकेगा और कितने रुपए में बिकेगा। उनको थोड़ी सी पूंजी मिल गई, उनका काम हो गया फिनिश। अब ये इरोड़ के व्यापारी क्या करते हैं? ये दिल्ली के पास बने बाजार में वस्त्र निर्यात करने वाले एक कारखाने में बेचता है। एक कारखाने में बेच दिया। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीज बनाने के लिए करती है। किसके लिए करती है? कमीज बनाने के लिए करती है। और ये कमीजें विदेशी खरीदारों को निर्यात करती है। देखो चौथी पार्टी आ गई। विदेशी खरीदारों को क्या करती है? निर्यात करती है। वो विदेश में बिकेगा फिर, और उसके लिए भी कोई व्यापारी होगा। अब विदेश के लोग तो डायरेक्ट खरीदेंगे नहीं, वो क्या करेंगे? वहां जो विदेश में व्यापारी होंगे वो व्यापारी इनसे खरीदेंगे और फिर उन व्यापारियों से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा छोटे व्यापारियों में, और फिर उसके बाद वो विदेशों में जाएगा। हर जगह का सेम सिस्टम है, बिल्कुल सेम सिस्टम है। कमीजों के विदेशी ग्राहकों में देखो अमेरिका और यूरोप के ऐसे व्यापारी भी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं। क्या चलाते हैं? स्टोर करते हैं। वो खरीद के क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं। तो उसको बोलते हैं क्या? स्टोर की श्रृंखला चलाते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं भैया। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। क्या करते हैं? न्यूनतम, कम से कम मूल्य पर मांग करते हैं खरीदने की। और साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। भाई सामान समय पे चाहिए और सस्ते से सस्ता चाहिए और बढ़िया से बढ़िया चाहिए, गुणवत्ता भी अच्छी हो और समय पर सामान मिल जाए, ये शर्त रखते हैं। सामान जरा सा भी अगर दोष युक्त है, डिफेक्टिव अगर जरा सा भी है ना, थोड़ा सा भी डिफेक्टिव है होने पर, माल जरा भी विलंब होने पर बड़ी सख्ती से निपटा जाता है भाई, बड़ी सख्ती से, एकदम स्ट्रिक्ट, बड़ी खतरनाक तरीके से। देखो इसलिए निर्यातक क्या करते हैं? इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं। भाई जो शर्तें रखी गई हैं उनको क्या है? भरसक
पूरा करने की कोशिश करते हैं। ग्राहकों की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबावों के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चों में कटौती करने वाले प्रयत्न करते हैं। वे काम करने वालों को जहां तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। भाई पैसा कम दिया और काम अधिक लेते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते ही हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र देते हैं। विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र देते हैं। अब देखो इंपैक्ट, एक कंपनी का नाम क्या है? इंपैक्ट गारमेंट। क्या नाम है उस कंपनी का? इंपैक्ट गारमेंट। इंपैक्ट गारमेंट फैक्ट्री है ये। इसमें 70 कामगार हैं। कितने? 70 लोग इसमें काम करते हैं और उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। कौन है? उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर लगाया जाता है। किस पर? एक तो स्थायी होते हैं और एक अस्थायी होते हैं। अस्थायी रूप से काम पर लगाया जाता है। इसका आशय है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगे कि कामगार की आवश्यकता नहीं है, वह उसे जाने को कह सकता है। भाई निकल जाओ, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। यही होता है प्राइवेट और सरकारी में, है ना। सरकारी दामाद और प्राइवेट दामाद में ऐसा ही होता है। कामगारों की मजदूरी और उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है। जो कपड़ा सिलने वाला होता है अधिकतम वेतन उसी को मिलता है, जो लगभग 3,000 रुपए प्रति माह। कितने हजार रुपए? 3,000 रुपए प्रति माह होता है। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन लगाने और इस्त्री करने, प्रेस करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है और न्यूनतम मजदूरी में, छोटी सी मजदूरी में रखा जाता है। कितनी अच्छी बात है कि बुरी बात है? कितनी बुरी बात है, नहीं। अब देखो संयुक्त राज्य अमेरिका में वह कमीज जो यहां से गई और ली, संयुक्त राज्य अमेरिका में कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीजें प्रदर्शित की गई थी। इसकी कीमत देखो $26 रखी। कितनी रखी गई? संयुक्त राज्य अमेरिका में इस कमीज की कीमत कितनी रखी गई? अगर ये कमीज हमारे भारत से, ये कमीज अगर हमारे भारत से गई तो अमेरिका में इसकी कीमत कितनी रखी गई? $26 रखी गई, यानी कि 1,200 रुपए। कितनी? 1,200 रुपए। बाजार में लाभ कमाने वाले कौन है? अब ये बाजार में जो लाभ कमाते हैं ये कौन है? बाजारों में एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता से सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना। भाई बुनकरों से खरीदा व्यापारी ने दूसरे व्यापारी को भेजा, फिर उसने इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दिया, फिर वो विदेशों में चला गया। तो खरीदना और बेचना होता है इस कड़ी में। बाजार और समानता क्या होती है? बाजारों में देखो समानता क्या होती है? बाजार और समानता। देखो बाजार में क्या समानता होती है? विदेशी व्यापारियों ने बाजारों में अधिक मुनाफा कमाया, उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। वस्त्र निर्यातक का लाभ कैसा रहा? मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री के कामगार मुश्किल से केवल अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को ही पूर्ति में लायक ही कमा पाते हैं। पूर्ति के लायक ही कमा पाते, ज्यादा नहीं कमा पाते। इसी प्रकार हमने देखा कि क्या कपास उगाने वाली छोटी किसान और इरोड के बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाजार में उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यापारी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। व्यापारी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई। उनकी कमाई क्या हुई? अधिक हुई है, लेकिन निर्यातकों की कमाई बहुत कम हुई है। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमा पाते। बाजार में सब बराबर नहीं कमा पाते। प्रजातंत्र के अंतर्गत आपको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए,
फिर चाहे वह कांता हो या फिर स्वप्ना हो। कांता की कहानी सुनी थी ना? अगर नहीं सुनी थी तो आप पीछे की वीडियोस देख सकते हैं, आपको कांता की कहानी भी समझ में आ जाएगी। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाते हैं तो वे अपने आप को दूसरों के बराबर समझेंगे कैसे? बिल्कुल सही बात है, कैसे समझेंगे? एक और बाजार लोगों को काम करने, उन चीजों को बनाने और बेचने के अवसर देता है जो वे या बनाते हैं उगाते या बनाते हैं। किसान जहां रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा, किसान जहां रुई बेच सकता है तो बुनकर अपना बनाया हुआ कपड़ा बेच सकता। दूसरी ओर बाजार में धनवान और शक्तिशाली लोग ही प्रायः सर्वाधिक कमाई करते हैं। किसकी ज्यादा कमाई होती है? जो धनवान और ज्यादा शक्तिशाली लोग हैं वही सर्वाधिक कमाई करते हैं। ये वे लोग हैं जिनके पास पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत सारी क्या है? जमीनें हैं, जमीन जायदाद बहुत सारी है। गरीबों को अनेक चीजों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। ये हम स्टार्टिंग से ही आप पुरानी कक्षाओं में अगर देखें, पुरानी कक्षाओं की अगर वीडियोस देखेंगे आप तो यही बिल्कुल सेम चीज आपको मिलेगी कि गरीबों को अनेक चीजों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। गरीबों का क्या हो रहा है? गरीबों का शोषण हो रहा है। गरीबों का शोषण होता है और इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाएं और कानूनों का दृढ़ता से पालन करें। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं फिर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और फेसबुक को फॉलो करें। थैंक यू।